चलो जी, नाउ वी विल स्टार्ट विथ आवर लेक्चर। तो पिछले सेशन तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करा था। कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो इक्वेशन क्या था, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। फिर एग्रीमेंट को हमने तोड़ा, एग्रीमेंट था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बराबर। फिर हमने ऑफर का डेफिनेशन देखा, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए ये कहता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his assent to do or not to do something with an intention to take the permission of that other person, तब हम बोलेंगे भैया वो हो गई आपकी ऑफर। फिर हमने देखी 5 टाइप्स की ऑफर, फिर हमने देखा कुछ लीगल रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। फिर हम उसके बाद गए उसके दूसरे भाई के पास, उसका नाम था एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी कहता है कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, when the person to whom proposal is made gives his assent thereto the proposal is said to be accepted। मतलब बहुत सिंपल भाषा में, जिसको ऑफर दिया गया है भैया वही देगा आपको एक्सेप्टेंस, ये सिंपल भाषा में बताया गया था। फिर एक्सेप्टेंस का कोई टाइप नहीं होता, उसके लीगल रूल्स होते हैं एक्सेप्टेंस के, तो वो भी हमने देखे। फिर एग्रीमेंट, और फिर एग्रीमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया जहाँ पे हमने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को देखा। फिर कॉन्ट्रैक्ट के मेन डेफिनेशन पर आ गए, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट तो कंप्लीट हो गया, अब बारी आ रही थी एनफोर्सिएबल बाय लॉ की। और इसी एनफोर्सिएबल बाय लॉ को हम बेटा दूसरी भाषा में कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देर आर टोटल 11 पॉइंट्स आउट ईयर, ये 11 पॉइंट है जो आपको देखना है। 6 पॉइंट सेक्शन 10 ने बताए, 6 पॉइंट जो सेक्शन 10 ने नहीं बताए। टेबल का वो साइड है जो सेक्शन 10 ने बताया, और टेबल का ये साइड है जो सेक्शन 10 ने नहीं बताया। उधर 6 पॉइंट्स, इधर 5 पॉइंट्स, तो टोटल 11 पॉइंट्स है। ये 11 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए तुम्हारा एग्रीमेंट, तभी हम बोलेंगे तुम्हारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलेगा। और इसीलिए हमने बेटा एक सेंटेंस उस दिन लिख के लिया था, वो क्या था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, अगर वो इस एनफोर्सिएबल बाय लॉ की अग्नि परीक्षा में फेल हो गया, तो हम बोलेंगे कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो वो बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट तो है ही। तो भैया सीखने वाली बात यहाँ से क्या है, सीखने वाली बात यहाँ से है, हमको ये वाला पार्ट देखना है, दैट इज दिस पार्ट, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो चलो जी हम आ जाते हैं एनफोर्सिएबल बाय लॉ के इस टेबल पर। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ये वाला पार्ट, पहले 6 पॉइंट जो सेक्शन 10 ने दिए। फर्स्ट इज एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्या दिख रहा है आपको, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एज पर सेक्शन 24 to 30 ऑफ एंड 56। सर ये क्या क्या है आराम आराम से देखेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे एग्रीमेंट का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहां पर आ जाते हैं नीचे, विल कम टू दिस पार्ट जो सेक्शन 10 ने हमको दिया। एग्रीमेंट का यहां पर मतलब है, सबसे पहले 6 पॉइंट्स कौन से जो सेक्शन 10 ने बताए, तो यहां पर देखिए वही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स और वैलिड एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसमें सबसे पहला आपके लिए आ रहा है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। तो लॉ कहता है सबसे पहला एनफोर्सिएबिलिटी का मतलब है कि आपका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। सिर्फ प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए मतलब क्या, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए मतलब आपका ऑफर भी सही तरीके से होना चाहिए और आपका एक्सेप्टेंस भी सही तरीके का होना चाहिए। सर ये सही तरीका क्या होता है बेटे, सही तरीका मतलब ऑफर के पूरे रूल्स फॉलो होने चाहिए और एक्सेप्टेंस के भी पूरे रूल्स फॉलो होने चाहिए। तो पहला पॉइंट बड़ा सिंपल है, सेक्शन 2 क्लॉज ए का पूरा ऑफर का डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगा और सेक्शन 2 क्लॉज बी का पूरा क्या आ जाएगा, व्हाट वी कैन से एक्सेप्टेंस का यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगा। तो ये पॉइंट को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी बेटा इसको पढ़ चुके हैं। बच्चे अभी मेरे साथ है, आपको आवाज आ रही है, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली, प्लीज टेल मी। 1 मिनट देना उसी के। थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो रहा था। चलो नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री कंसेंट। बहुत बढ़िया, फ्री कंसेंट। चलो मेरा आपसे सवाल है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है बेटा आपसे पूछ रहा हूं, आपसे बताओ फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द टर्म फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या हो सकता है अपने हिसाब से बताओ। अंडरस्टैंड, राइट हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अपने को आंसर देता आना चाहिए।
फ्री कंसेंट क्या होगा आपके हिसाब से, बताओ। चलिए मैं बताता हूं आपको बेटे। फ्री कंसेंट का यहाँ पर मतलब होता है जब आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने की। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन, और फ्री मतलब विदाउट किसी प्रेशर के। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई आप पर जोर जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे कि आपकी इच्छा नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में आने की, और फिर इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को हम गलत मानेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉ क्या कहता है, टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म दैट इज कंसेंसस एड आइडम। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये लैटिन मैक्सिम है, कंसेंसस एड आइडम। इसका ये मतलब है एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब अगर मैं ट्रक का एग्जांपल लूं, मेरे पास 7 रंग की ट्रक्स है, 7 कलर की ट्रक है। आपको चाहिए थी ब्लैक ट्रक, लेकिन मैं अपने मन में सोच के बैठा हूं कि आपको चाहिए शायद व्हाइट ट्रक। तो हम बोलेंगे कि हमारी थिंकिंग ही मैच नहीं हो रही है, हमारे पॉइंट्स ही मैच नहीं हो रहे हैं, तो कहां से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपकी अपनी इच्छा होनी चाहिए और मेरी भी अपनी इच्छा होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने की। आप मुझे जोर जबरदस्ती से धुआ के, मेरे को धमका के, जान से मारने की धमकी दे करके, मेरे किसी करीबी को किडनैप करके मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए आप मजबूर कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा मेरी कंसेंट इधर फ्री नहीं है, मैं दबाव में आके कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। और लॉ कहता है भैया भारत देश आज़ाद है, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर किसी की कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं माना जाएगा। अंडरस्टैंड? फर्दर लॉ कहता है कि कंसेंट भी फ्री होनी चाहिए। कंसेंट कब फ्री नहीं होगी फिर? सर ऐसा कब होगा कि कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी? कौन से केस में अपन ये मान लेंगे कि भैया इस केस में सामने वाले ने दबाव में कॉन्ट्रैक्ट करा है, उसका कंसेंट फ्री नहीं था? ये हम कब मानेंगे? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो इन 4 रीजंस की वजह से। कौन से बेटा वो 4 रीजंस मैं हाईलाइट कर रहा हूं? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अगर इन 4 से 5 वजहों से आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तो हम कहेंगे कि आपकी कंसेंट फ्री नहीं है और इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। राइट? अब सर ये इसका मतलब क्या बेटा, आपके इसी सिलेबस के यूनिट 4 में ये इस पे पूरा डिटेल में अपन ने डिस्कशन करा है। सॉरी, यूनिट 3 में हमने इस पे पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो जब हम उधर जाएंगे तब उसको आराम से देख लेंगे। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा आपको बस थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं। कोर्शन का मतलब क्या होता है बेटे? कोर्शन का यहां पर मतलब होता है फिजिकल प्रेशर। ध्यान दे दो, कोर्शन का मतलब होता है फिजिकल प्रेशर। मतलब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो और सामने वाले ने आपको खूब पीटा, उसने पीटा, गुंडों से पिटवाया, तो हम बोलेंगे कि आपने दबाव में आकर के, डर में आकर के कॉन्ट्रैक्ट करो, तो आपकी कंसेंट फ्री नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर मतलब क्या? अगर जैसे देखो, अगर आप किसी के इन्फ्लुएंस में आते हो, देखिए जो आपसे घर में बड़े हैं आप उनकी बात मानते हो, आप अपने फैकल्टी की बात मानते हो, आप अपने घर में बड़ों की बात मानते हो, जो आपका सीनियर है उसकी आप बात मानते हो। एक पेशेंट अपने डॉक्टर की बात मानेगा, एक क्लाइंट अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात मानेगा, एक क्लाइंट अपने एडवोकेट की बात मानेगा। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के काम करते हैं। तो जिसके इन्फ्लुएंस ने, अगर कोई बच्चा मेरे इन्फ्लुएंस में है और मैं उसको गलत करने के लिए कह रहा हूँ और वो गलत कर देगा क्योंकि मैंने कहा है, तो हम बोलेंगे कि वो बच्चा मेरे अनड्यू इन्फ्लुएंस में था और उसकी कंसेंट फ्री नहीं थी, वो तो मैंने बोला इसने उसने करा। तो ये होता है बेटे अनड्यू इन्फ्लुएंस, इससे भी कॉन्ट्रैक्ट गलत बनेगा। फ्रॉड, फ्रॉड का तो सीधा साधा मीनिंग है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी से किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो कभी सही नहीं हो सकता। और आगे बढ़ रहा हूं मैं। अभी के लिए बेटे आप सिर्फ इतना समझो कि इसकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कंसेंट फ्री नहीं है, और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ में अटक जाएगा। करेक्ट? ये क्या है, इसके रूल्स क्या है, ये पूरा डिटेलिंग यूनिट 3 में दिया हुआ है। मैंने पहले दिन बताया आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेटा एक जंगल के जैसा है जिसका सीक्रेट धीरे 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 आगे चल के ओपन अप होता है। तो आपके मन में कई सवाल होंगे, उन सवालों को अभी तक आपने तक रखिए, जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा सारी चीज़ें आपको आराम से क्लैरिफाई हो जाएगी। आगे देखिए बेटे, मिस रिप्रेजेंटेशन। बेटे मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इनोसेंट फ्रॉड।
मतलब आपको सामने वाले को फंसाने का आपका इंटेंशन नहीं था, लेकिन आपने हवे में बातें कर दी। जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैं शेयर ब्रोकर हूँ और आप मेरे क्लाइंट हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि रिलायंस के शेयर परचेस कर लो, उसके बाद टाटा के शेयर परचेस कर लो, वोडाफोन के शेयर परचेस कर लो, ऐसे मैं आपको रेकमेंड करता हूँ। अब मुझे किधर से तो न्यूज़ लगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बैंक्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, मेरे को कहीं से न्यूज़ मिली, लेकिन वो न्यूज़ कितनी सच है ये मुझे भी नहीं पता है। तो मैंने आधी अधूरी नॉलेज से आपको फ़ोन करा और मैंने बोला भैया देखो जल्दी से जल्दी बैंकिंग के शेयर्स उठा लो, बैंकिंग के शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, ये मैंने आपको बताया और मेरे कहने पर आपने शेयर्स को परचेस करा और हुआ इसका उल्टा, शेयर्स की प्राइस बढ़ने की जगह शेयर्स की प्राइस घट गई। तो इस केस में मैं कहूँगा कि मैंने फ्रॉड नहीं करा है, लेकिन मेरे को भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और मैंने हवे में आपको बात बता दी। तो इस केस में मैंने आपके साथ जो किया है दैट इज नॉट फ्रॉड बट दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का बारीक सा डिफरेंस है, राइट। तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है। मिस्टेक कभी कभी गलती से मिस्टेक हो जाती है, आपसे मिस्टेक हो गई, मेरे से भी मिस्टेक हो गई, है ना। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, कभी कभी किसी चीज को लेकर के हमसे मिस्टेक हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल, मिस्टेक का ये मतलब होता है कि जिस चीज को लेकर के अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हो सकता है कि वो चीज इंडिया में बैन हो जाए। लेट अस से फॉर एग्जांपल आप और मैं ये चाइनीज हेडफोन्स को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और मोदी जी रात को 8 बजे आते टीवी पर, कहते देशवासियों सुनो भाइयों बहनों, आज रात 12 बजे से इंडिया में ऐसे वाले हेडफोन्स बैन हो जाते हैं। तो हमने जो पहले कॉन्ट्रैक्ट करा था आज वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो परफॉर्म हो ही नहीं सकता बिकॉज वो चीज़ बैन हो चुकी है, तो वो अंडर मिस्टेक हो जाएगा। अब देखिए मिस्टेक दो तरह की हो सकती है, दोनों ने मिस्टेक करा, दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने मिस्टेक करा, किसी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने मिस्टेक करा। जब दोनों पार्टी मिस्टेक करती है तो उसको बायलैटरल मिस्टेक कहते हैं, जब एक पार्टी मिस्टेक करती है तो उसको यूनिलैटरल मिस्टेक कहते हैं। लेकिन अभी के लिए उसके हम डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज आपके ही सिलेबस के यूनिट 3 में इसका डिटेल डिस्कशन किया। अभी इसको इधर से इतना समझो कि इनकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंसेंट को फ्री नहीं माना जाएगा और फिर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ में अटक जाएगा। हम पढ़ क्या रहे थे? एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो पहला पॉइंट था एग्रीमेंट प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट था आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, फिर उन्होंने बताया कि कंसेंट फ्री कब नहीं मानी जाएगी, जब इन चारों पांचों चीजों से आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बताओ यहां तक कोई डाउट है आपको? एनी डाउट अप टिल हियर? अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। ओके चलो, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मैं बता रहा हूँ, एक चीज आपको बता दूं, ये बेटा अभी यूनिट 1 है, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये अपने आप में पूरे अलग चैप्टर्स है आगे, तो इसका डिटेल डिस्कशन आगे होगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है। अगला पॉइंट लॉ कहता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए। तो यहां पर कैपेसिटी का मतलब है एलिजिबिलिटी, यहां पर कैपेसिटी का मतलब है एलिजिबिलिटी। सर ये एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? क्या आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो? तो लॉ ने बोला है कि केवल 3 तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, केवल 3 तरह के लोग। वो 3 तरह के लोग कौन से? पहला पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो मेजॉरिटी के एज का है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मतलब जो 18 साल से ऊपर जिसकी एज है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जो 18 साल के ऊपर जिसकी एज है हम उसको बोलेंगे मेजर, और 18 साल से नीचे जिसकी एज है हम उसको बोलेंगे वो है माइनर, हमारी भाषा में बच्चा। तो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता। ओके, दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया देखो लॉ ने क्या बोला, इज ऑफ साउंड माइंड। ओहो, साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? रैशनल पर्सन। साउंड माइंड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दिमागी हालत ठीक है। बेटा देखो दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। कभी कभी आप नहीं कहते यार ये दोस्त कैसा है, मतलब इसको दिमाग ही नहीं है, ये अगर इसकी जगह मैं होता तो ये करता। तो बेसिकली कुछ पागल लोग होते हैं जो सही डिसीजन मेकिंग नहीं करते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लॉ कहता है कि जो पर्सन साउंड माइंड का है, मतलब जिसकी दिमागी हालत ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट?
अब इसमें थोड़ा सा और अंदर जाके आपको बताता हूँ। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो दिन में कुछ समय के लिए पागल होते हैं और बाकी समय के लिए ठीक होते हैं। वो ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो ठीक है दिन भर में, वहाँ पे पागल हो गए थोड़े समय के लिए, फिर ठीक हो गए, फिर ठीक रहे, फिर पागल हो गए, फिर ठीक, फिर पागल, फिर ठीक, फिर पागल। तो ये ठीक पागल का ये पूरा सर्कल दिन भर में कई बार होता है। हम उसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं भाई इसको ना पागलपन के दौरे पड़ते हैं, है ना, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। तो लॉ कहता है कि जब तुमको पागलपन का दौरा पड़ रहा है तब तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब तुम्हारी दिमागी हालत, तुम अपने होशो हवास में हो, तब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। सिंपल एज दैट। चलिए, इस पे भी इतना डीप डिस्कशन यूनिट 3 में है। नेक्स्ट, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कहता है? सी पॉइंट बड़ा ही बढ़िया है। इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। इसका ये मतलब है, तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? लॉ कहता है कि यदि तुम पे कोई कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, यदि तुम एक आतंकवादी हो, यदि तुम्हारे सर किसी मर्डर का केस चल रहा है, यदि तुम जेल जा चुके हो, मतलब बेसिकली लॉ की नज़र में अगर तुम्हारा नाम खराब है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये वो वाला पॉइंट है। अगर अब जैसे अजमल कसाब आतंकवादी, उस पर मुकदमा चला था, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। किसी ने बहुत बड़ी चोरी करी और उसको सजा हो गई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। किसी ने किसी की किडनैपिंग करी, मर्डर करा, कुछ भी करा और उस पर मुकदमा चल रहा है और उसका नाम लॉ की नज़र में खराब हो चुका है, जैसे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ये लोग क्या करें, फ्रॉड करके इंडिया से बाहर भाग गए, तो ये अब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉ के नज़र में उनका नाम खराब हो चुका है। तो ये 3 तरह के लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? पहला व्यक्ति मेजॉरिटी एज में जो है, मतलब जिसकी एज 18 से ऊपर है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? आपका साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब आपका दिमागी हालत सही होनी चाहिए। और तीसरा पार्ट क्या है? आप पे कोई दाग धब्बा नहीं चाहिए। अगर आप पे कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, आप पे कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा, कुछ नहीं, यू आर लिविंग वेरी नॉर्मली, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। दैट इज नॉट अ केस। 90% लोग इस कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। अगर आप इसमें से किसी एक कैटेगरी को छोड़ दो तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब अभी अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और अगर आपकी एज 17 के आसपास की है और अगर आप सुपर शॉप में जाकर के बेटे शॉपिंग कर रहे हो तो बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप बोलोगे सर लेकिन बचपन से तो हम किराना स्टोर में जा रहे हैं, हम स्कूल में एडमिशन्स ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमको तो कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं। बेटे 100 के स्केल पे देखो तो 100 में से 1% केस कोर्ट में जाता है, बाकी में तो नॉर्मल चीज़ें चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपका कभी झगड़ा थोड़ी हुआ है किसी से? आपने अगर कहीं जा कर के किराना शॉप से कुछ लिया है तो उसके साथ झगड़ करके कोर्ट थोड़ी जा रहे हो आप। बहुत बड़ा झगड़ा होगा तो कोर्ट जाओगे, और अगर जब कोर्ट में जाओगे तो इस क्राइटेरिया में अटक गए तो आपको जो है इंसाफ नहीं मिलेगा, बिकॉज एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहेगा, इनमें से कहीं अटक गया तो। करेक्ट? तो लास्ट बार रिपीट कर दूं, कैपेसिटी का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? जिसकी एज 18 से ऊपर है, जो साउंड माइंड का है, और तीसरा जिसपे कोई दाग धब्बा नहीं है लॉ की नज़र में, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बाकी लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ दैट कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, चलिए अभी देखिए, इसको मैं आराम आराम से रीड कर रहा हूँ। ये जो ए वाला पार्ट है वो क्या है? ए वाला पार्ट, बी वाला पार्ट और सी वाला पार्ट। अब देखिए, हमने आपको बताया था ना कि कुछ कुछ लोगों को लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है, तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता लॉ ने बताया हुआ है। सच पर्सन्स आर एलियन एनिमी, फॉरेन सोवेनियर्स, कन्विक्ट्स एक्सेट्रा, दे आर डिस्क्वालीफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब सर ये एलियन एनिमी कौन होता है? बेटे अंडरस्टैंड, एलियन एनिमी मतलब जादू नहीं। इमेजिन करो, आप किसी पाकिस्तान के व्यक्ति के साथ आपके बिजनेस के ताल्लुकात है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल चल के अगर भारत पाकिस्तान का वॉर डिक्लेयर हो जाता है, युद्ध डिक्लेयर हो जाता है, उस केस में भले ही आपके उससे बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है और एक ऐसी कंट्री से जहाँ से
जिसका इंडिया के साथ ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर हो गया है, उस केस में वो बंदा बन जाएगा एलियन एनिमी और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉरेन सॉवरेनियर्स का मतलब होता है बेटे राजदूत। जैसे यूएस गवर्नमेंट का एम्बेसी है इंडिया में, अपने इंडियंस का एम्बेसी है यूएस में, तो यूएस गवर्नमेंट के जो लोग इंडिया में रहते हैं उनके एम्बेसी में, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कन्विक्ट्स, कन्विक्ट मतलब मैंने बताया कि जिसके ऊपर कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, जिसके ऊपर कोर्ट का मुकदमा चल रहा है और प्रूफ हो चुका है कि वो गिल्टी है, मतलब वो गुनेगार, उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, तो उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो दैट वाज दैट पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो ये था तीसरा पॉइंट। अभी और 3 पॉइंट बचे। वाह, अगला पॉइंट है कंसिडरेशन। बहुत बढ़िया, अगला पॉइंट है बेटे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसिडरेशन? सर, कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। इसका एक लैटिन मैक्सिम भी है, क्यूड प्रो क्यो। ये आपका यूनिट नंबर 2 में इसको डिटेल में डिस्कशन करना है। यूनिट नंबर 1 जो है ना बेटा, ये ओवरव्यू है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो कई बातें यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगा, जब हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 सारी चीज़ें आपको आराम से क्लियर हो जाएगी। अभी बस उतना ध्यान में रखिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। लॉ कहता है कि जब भी आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इधर देखो मेरे पास, आप जब भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है और उसी कॉन्ट्रैक्ट में इस बंदे को भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा, जो ये आदान प्रदान हो रहा है ना बेनिफिट का, उसी चीज को कहते हैं कंसिडरेशन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल, आप सब्जी मंडी जाते हो, आपकी मम्मी ने बोला बेटे जाओ 2 किलो आलू लेके आओ। सब्जी मंडी गए आप, आलू वाले से आपने आलू परचेज करा, उसको पैसा दिया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या मिला? आपको मिले हैं आलू, और जो सब्जी वाला है उसको मिले हैं पैसे। तो आलू एंड पैसे आर कॉल्ड एज कंसिडरेशन। सो दैट रुपीज दैट यू गेव, वो उसका कंसिडरेशन है, और आपको जो आलू मिले हैं वो आलू आपका कंसिडरेशन है। तो बेसिकली कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट में होने वाला आपको फायदा। तो लॉ कहता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में किसी को कुछ नहीं मिल रहा वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। क्यों? अरे भैया, जब कुछ फायदा ही नहीं हो रहा तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट करना क्यों है? लॉ के पास भी थोड़ी टाइम है ना। तो प्यार मोहब्बत यार वाली बातें, PMY कैटेगरी, अगर आपको याद है, लॉ में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को मान्यता मिलती है, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को कोई वैलिडिटी नहीं है लॉ की नज़र में, बिकॉज नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन में कोई बेनिफिट थोड़ी होता है। एग्जाम्पल करो, आपने अपने दोस्त को बोला यार मैं ना अपने घर वालों के साथ पिकनिक जा रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? उसने बोला हाँ मैं ज्वाइन करूँगा। अब ये तो प्यार मोहब्बत यार दोस्ती वाली बात हो गई। इसमें तुमको क्या फ़ायदा मिल रहा है? आप बोल रहे मेरे को दोस्त का साथ मिल रहा है, मेरे को दोस्त की कंपनी मिल रही है। अरे बेटा, ये साथ को, कंपनी को लॉ में कोई वैल्यू थोड़ी है। लॉ में तो कंसिडरेशन को वैल्यू की, जिसकी कोई वैल्यू है मार्केट में, राइट। तो लॉ कहता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। देखिए कुछ एग्जांपल, A agrees to sell his books to B for ₹100। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में B promise to pay ₹100 is the consideration for A promise to sell his books। मतलब बहुत ही सिंपल बात है, A ने बोला B को कि मैं अपनी बुक्स तुम्हें 100 रुपये में बेच दूंगा, तो A को कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? 100 रुपये। B को कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? बुक्स। क्योंकि कंसिडरेशन है तो कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसिडरेशन? क्लियर हुआ आपको व्हाट इज कंसिडरेशन? वेरी गुड। चलो जी, जिंदगी में आगे बढ़ रहे। 5th पॉइंट, वाह वाह वाह, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अब कंसिडरेशन का मीनिंग तो हमने सीखा, अब देखिए बेटे ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है। यहां पर ऑब्जेक्ट का मीनिंग लिखो पर्पस। ऑब्जेक्ट का मीनिंग लिखो पर्पस। बेटे पर्पस का मीनिंग क्या है कि लॉ में आने का तुम्हारा पर्पस क्या है? वाई यू वॉन्ट टू, आई मीन नॉट लॉ में आने का, कॉन्ट्रैक्ट में आने का तुम्हारा पर्पस क्या है? एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब
यहाँ पर है पप्पू और यहाँ पर है पिंटू। पप्पू पिंटू और बीच में है छोटा राजन, डॉन है डॉन, छोटा राजन ये डॉन है, ठीक है। अब पप्पू चाहता है, पप्पू ने छोटा राजन से कॉन्ट्रैक्ट करा, कॉन्ट्रैक्ट टू किल पिंटू। पप्पू को पिंटू पसंद नहीं, तो पप्पू ने छोटा राजन को बोला सुपारी दी, सुपारी, हाँ सुपारी दे दी, पूरा डॉन वाला एकदम अंडरवर्ल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है ये। पप्पू ने छोटा राजन को बोला, ओ छोटा राजन, वो जो पिंटू ना आजकल बहुत मचमच कर रहा है उसको उड़ा दो, उड़ा दो उसको, ठोक दो, उसके घर में जाके ठोक दो उसको, ऐसा पप्पू ने छोटा राजन को बोला। छोटा राजन बोला भैया ये फ्री में थोड़ी करते हम, इसके तो पैसा लेते हैं। पप्पू बोले तू मुंह मांगी कीमत ले ले। तो छोटा राजन बोला एक काम करो, इसको 5 लाख में डन करो, 5 लाख में डन करो इसको। पप्पू बोला चलो ठीक है। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है छोटा राजन और पप्पू के बीच, है ना। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को जरा हम एनालाइज करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में छोटा राजन को कंसिडरेशन क्या मिलने वाला है? छोटा राजन को पिंटू को टपका के उसको क्या क्या फायदा होने वाला है, कौन बताएगा? बताइए, छोटा राजन को क्या मिलने वाला है अगर वो पिंटू को मार देगा तो? ₹5 लाख मिलेंगे उसको, डेफिनेटली 5 लाख मिलेंगे, करेक्ट। लेकिन पप्पू को इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिल रहा है? पप्पू को इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या फायदा है? पप्पू के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है किसी की मौत, किसी का मर्डर, ये पप्पू को कंसिडरेशन है। तो लॉ कहता है भैया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना गलत है, इसका पर्पस भी गलत है और इसका कंसिडरेशन भी गलत है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। तो लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन भी अच्छा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस भी सही होना चाहिए। जैसे आपके और हमारे बीच में बेटा यहाँ पर जो है क्लासेस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बराबर। अब इस क्लासेस के कॉन्ट्रैक्ट में हमें कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? फीस, और आपको कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? नॉलेज। ये दोनों अच्छी बात है। हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट को करने का पर्पस क्या है? हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को करने का पर्पस है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको नॉलेज शेयरिंग किया जाए और आपको फाउंडेशन के एग्जाम के लिए तैयार की जाए, लॉ की अगर मैं बात करूँ तो ये अच्छा पर्पस है। लेकिन पप्पू और छोटा राजन का पर्पस क्या है? पिंटू को टपकाना। तो ये कंसिडरेशन भी गलत है और ये ऑब्जेक्ट भी गलत है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है गलत है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सही है। तो इसी टाइटल को लॉ ने बोला है आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और आपका कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है लॉ ने, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है उसको देखेंगे। लेकिन उस एग्जाम्पल को ये करने से पहले देखो, कॉन्ट्रैक्ट है ना, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया और यहाँ पे एक रेफरेंस आने वाला है, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूँ, है ना। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेनली। एक होता है बेटे वैलिड, एक होता है वॉइड और एक होता है वॉइडेबल। वैलिड मतलब 100% करेक्ट, भारत माता की जय, कोई दिक्कत नहीं। वॉइड मतलब गलत, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, गलत को हम लॉ में कहते हैं वॉइड, और दोनों के बीच का रास्ता है वॉइडेबल। और बेटे वॉइडेबल का मतलब होता है या तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी बन सकता है या तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी बन सकता है। तो सर ये किस पे डिपेंड करता है? ये एग्रीव्ड पार्टी पे डिपेंड करता है। सर एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? कभी कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी को बहुत नुकसान होता है, जैसे मेरे को मेरे दोस्त को घर बेचना था, सॉरी सलमान खान शाहरुख खान का एग्जांपल लेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा। सलमान खान, ये SRK और ये सल्लू भाई, ये शाहरुख खान को सलमान खान का घर परचेज करना था। सलमान खान ने बोला यार मेरे को अपना घर बेचने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। शाहरुख खान ने गुंडे भेजे और सलमान खान को खूब पिटवाया, सलमान खान को जान से मार देने की धमकी दे दी उधर। सलमान खान बेचारा डर गया और उसने डर के मारे अपना घर शाहरुख खान को बेच दिया। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में हम कहेंगे कि सलमान खान की कंसेंट फ्री नहीं थी,
सलमान खान के साथ नाइंसाफी हुई है, ऐसा हम यहाँ पर कहेंगे। तो फिर इस केस में जब ये दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट में जाएंगे तो लॉ बोलेगा सलमान खान के साथ नाइंसाफी हुई है, और एक ऐसी पार्टी जिसके साथ नाइंसाफी होती है बेटे, उसको हम कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। क्या बोलते हैं हम उसको? एग्रीव्ड पार्टी, मतलब विक्टिम। यह है विक्टिम। तो लॉ कहता है कि क्योंकि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है तो हम आपको राइट देंगे। हम मतलब लॉ कहता है सलमान खान अब तुम डिसाइड करो कि तुमको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर करना है या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करना है। सलमान खान डिसाइड करेगा, और जो सलमान खान डिसाइड करेगा लॉ उसके साथ खड़ा है वहां पे। तो अभी के मोमेंट पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना बेटे? वॉइडेबल, जो कभी वैलिड भी डिक्लेयर हो सकता है या वॉइड भी डिक्लेयर हो सकता है। तो बस आपको एक झलक दिखा दी मैंने। 3 मेन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। अब चलिए इसको और बाद में चर्चा करेंगे। इस एग्जाम्पल को समझते हैं। हम लॉफुल कंसिडरेशन में थे और इस एग्जाम्पल को समझेंगे। ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप ए प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी एंड B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void as it is object is unlawful. Prosecution मतलब running case in court of law. Running case in court of law. सिंपल भाषा में A और B के बीच कोई तो केस चल रहा था और वो मुकदमा कोर्ट पे रनिंग चल रहा था, है ना। तो ए ने क्या बोला, यार बी एक काम कर, तू अपना केस वापस ले लो यार, अपन आपस में झगड़ा मिटा लेते हैं, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं, तू जो है वो अपना केस वापस ले ले यहां से। तो लॉ कहता है जब तुमको आपस में ही सेटलमेंट करना था तो मेरे पास पहले आए क्यों, हमारा टाइम काय को वेस्ट करा तुमने। तो लॉ कहता है जिधर ऐसा मुकदमा चालू रहता है और अगर पार्टीज एक दूसरे को पेमेंट देके केस वापस लेते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना गलत माना जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट गलत है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइड। दैट इज द केस। सो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट देखिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हम पढ़ रहे बेटे एनफोर्सिएबल बाय लॉ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। यहाँ पर लॉ ने कुछ बहुत ही संगीन बातें करी है, वो बातें कौन सी हम जान लेंगे। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वॉइड। एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स। सर इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है। इंडिया में लॉ ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को करने से मना कर रखा है। जैसे आप इंडिया में ड्रग्स में धंधा नहीं कर सकते, गुजरात जैसे स्टेट्स में आप लीकर में धंधा नहीं कर सकते, कुछ स्टेट्स में आप पान बार गुटखा में धंधा नहीं कर सकते। तो जब कभी भी ऐसा कोई चीज जो लॉ ने मना कर रखा है और वो चीजों में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। हम उसको क्या कहते हैं? नॉट एक्सप्रेसली, मतलब एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। सो कौन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जो वॉइड डिक्लेयर नहीं है। इसलिए टाइटल क्या दिया हुआ है? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करो जो कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, दैट इज दैट पॉइंट। तो देखिए यहां पर हम पढ़ रहे थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कितने पॉइंट्स है बेटे? 11 पॉइंट्स। यहाँ पे देखो 10 और 1 11। उसमें से पहले 6 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए जो सेक्शन 10 ने बताए। कौन कौन से पॉइंट थे? एक बार फिर से उस टेबल पर आते तो आपको याद आ जाएगा। ये देखो बेटे, ये रहा वो टेबल। अग्नि परीक्षा, पहले 6 अग्नि परीक्षा कौन सी? एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फ्री कंसेंट, आपकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? यानी कि आपकी अपनी इच्छा। आपकी अपनी इच्छा नहीं है, ये कब माना जाएगा? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट उन 5 चीजों की वजह से होता है। वो 5 चीजें कौन सी? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ये 5 चीजों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम बोलेंगे कि फ्री कंसेंट नहीं है, और हमको तो फ्री कंसेंट चाहिए। थर्ड पॉइंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लॉ कहता है जिसके 18 साल के ऊपर की एज है, जो मेजर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो साउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जो लॉ ने जिसको बैन किया है
सॉरी, लॉ ने जिसको बैन नहीं किया है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो सर लॉ ने किसको बैन किया है? लॉ ने एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करा, लॉ ने फॉरेन एम्बेसडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करा, लॉ ने ऐसे व्यक्तियों से कॉन्ट्रैक्ट करने से मना करा जिन पे मुकदमा चल रहा है और जिनको दोषी लॉ ने डिक्लेयर किया। एग्जाम्पल नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, जो फ्रॉड करके इंडिया से भाग चुके। लॉफुल कंसिडरेशन, फिर लॉ कहता है कि कंसिडरेशन होना जरूरी है। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। फिर लॉ कहता है कि आपका ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस भी सही होना चाहिए आना कॉन्ट्रैक्ट में आने का। किसी को फ्रॉड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, गलत है। किसी को टपकाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, गलत है। किसी को किडनैपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, गलत है ना। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, वो जो 6 वाला पॉइंट है बेटे उधर का, वो कहता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉ ने बोले ये आप नहीं कर सकते। जैसे ड्रग्स में डील नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट खुद करती है, आप नहीं कर सकते। तो अगर आप वो कर रहे हो तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। उसको छोड़ के बाकी सब कुछ अलाउड है, तो वो करो जो अलाउड है, जो नहीं अलाउड है वो नहीं कर सकते आप। सो ये था बेटा जो सेक्शन 10 ने दिया। अभी 5 पॉइंट्स जो सेक्शन 10 ने नहीं दिए, लेकिन दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एग्रीमेंट, और यू कैन से एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या हम उसको दूसरी भाषा में कहेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ की अग्नि परीक्षा। अब ये केवल 5 परीक्षा है, इनमें से देखेंगे अगले 10 से 15 मिनट में हम कितना कवर कर पाते हैं, फिर हम आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है 2 पार्टीज। अब सिर्फ 5 पॉइंट बचे। सबसे पहला आपको दिख रहा है बेटे 2 पार्टीज। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 पार्टीज? बहुत सिंपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है एक इंसान खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, देयर शुड बी मिनिमम 2 पीपल टू कॉन्ट्रैक्ट। आपने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी, जिधर अमिताभ बच्चन ऐसा आईने में देख के खुद से बातें करता है। बेटे वो मूवी में अच्छा लगता है, रियल वर्ल्ड में आप खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। रचेंद्र कैन नॉट डू कॉन्ट्रैक्ट विथ रचेंद्र, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे को किसी दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मिनिमम कितने लोग होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए? 2 लोग। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। नीचे का पॉइंट देखिए, ये अभी सारे सिंपल है। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। इसका क्या मतलब है? सिंपल भाषा में कमर्शियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुआ तो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अगर आपको याद है तो बहुत सी पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल नॉन कमर्शियल क्या होता है। नॉन कमर्शियल को हम हमारी भाषा में कहते हैं प्यार मोहब्बत यार वाली बात। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि आपने अपने दोस्त को बोला तू चल रहा है मेरे साथ पिकनिक को, मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, तू भी ज्वाइन कर ले। आपने ऑफर करा, उसने एक्सेप्ट करा, लेकिन ये प्यार मोहब्बत यार की बात है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। आपने अपने दोस्त को बोला यार एक काम करते हैं आज मूवी के लिए चलते, क्या तुम चलोगे? उस दोस्त ने हाँ बोला और दोस्त नहीं आया, तो क्या आप उस पर केस फाइल कर दोगे क्या कि यार ये जज साहब ये देखो ये वो जलील इंसान है कि जिसने पहले हाँ बोला कि मेरे साथ मूवी देखने आएगा और अब नहीं आ रहा है? जज बोलेगा भैया ये है तुम्हारी प्यार मोहब्बत यार वाली बात, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन, इसको लॉ में कोई वैल्यू नहीं है। लॉ में केवल कौन से ट्रांजैक्शन चलेंगे जिसकी कोई वैल्यू है, जो कमर्शियल है। तो उसी चीज को एक टेक्निकली हम क्या कहते हैं, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, देखें यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया है। अ हस्बैंड agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad। हस्बैंड को कुछ काम से विदेश जाना पड़ा, हस्बैंड ने अपने वाइफ से कहा, कहता भगवान सुनो मैं जा रहा हूँ यूएसए, ठीक है, तो तुम्हारे महीने का खर्च मैं तुमको दिया करूंगा, आई प्रॉमिस टू पे यू, कि तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा। और यहाँ पे जो उसकी वाइफ है वो कहती जी बहुत बढ़िया, आई लव यू, ये वाली बात हो जाती है यहाँ पर। आगे देखिए अब होता क्या है, हस्बैंड पैसा नहीं देता, हस्बैंड फेल टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, शायद उसके पास पैसे की दिक्कत हो गई होगी, पैसा नहीं भेजा, वाइफ सूड हिम। लड़कियां खतरनाक होती है भैया, यहाँ पर इस औरत ने अपने पति पर केस फाइल कर दिया क्योंकि उसने उसको पैसा नहीं भेजा। आई एम नॉट अगेंस्ट गर्ल्स, एक मजाक की बात करो, उसको पर्सनली बतलाना, ठीक है। इसने केस फाइल कर दिया अपने हस्बैंड कि भैया इन्होंने बोला था पैसा पेमेंट करेंगे, पैसा तो दिया नहीं, इन पे लगा दो, इस पे केस फाइल कर देंगे। ऐसा किसने किसको बोला? आई मीन वाइफ ने क्या करा, केस फाइल करा।
लॉ कहता है भैया ये तुम्हारे पति पत्नी के झगड़े हैं, ये तो प्यार मोहब्बत यार वाली बात है, इसको तुम बीच में कहाँ ला रहे हो लॉ के। तो जब पत्नी ने पति पर केस फाइल करा इस फालतू से रीजन की वजह से, लॉ ने बोला ये नहीं चलेगा, हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अ नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। समझे, तुमको पैसा देना है नहीं देना है, झगड़ना है, अरे पति पत्नी का झगड़ा है भैया, घर में झगड़े करो, कहाँ कोर्ट आ रहे हो, इट्स अ नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। देखो आगे क्या हुआ, हेल्ड इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर एज इट वॉज अ सोशल एग्रीमेंट, मतलब नॉन कमर्शियल, एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर ये केस हो चुका है, ठीक है। सो दैट वाज द सेकेंड पॉइंट। और इधर देखो बहुत बढ़िया, लेखपाल लेखपाल प्रोमिसेस टू पे 5 लाख टू हिज सन इफ हिज सन पासेस सीए एग्जामिनेशन। आपके पापा ने आपको बोला बेटा तुम सीए फाउंडेशन पास करो, तुमको बुलेट लेकर देंगे। तुम्हारे पापा ने तुमको बोला कि तुमने अगर फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक लेके आए तो तुमको हम बुलेट गिफ्ट में देंगे। तुमने कड़ी मेहनत करी, फाउंडेशन में रैंक लेके आ गए और तुम्हारे पापा ने बोला टाई टाई फिश, चलो अभी इंटर पास करो फिर बुलेट की देखेंगे। तो यहाँ पर क्या तुम अपने पापा पर केस फाइल कर दोगे क्या? मैं आपसे, अपना सवाल है मेरा, क्या अपने पेरेंट्स पर केस फाइल कर दोगे क्या आप? यस और नो, प्लीज टेल मी। अरे करोगे या नहीं करोगे? है भाई, करोगे या नहीं करोगे? अरे आंसर तो दो रे, कैसे बच्चे हो, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, और अगर तुमने केस फाइल कर भी दिया तो कोर्ट में एंटरटेन नहीं होगा ये। क्यों? लॉ बोलेगा भैया ये तुम्हारे घर का झगड़ा है, ये प्यार मोहब्बत यार वाली बात है, इसको बाहर रखो, कोर्ट से बाहर रखो, हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, सिंपल। सो दैट वाज द सेकेंड पॉइंट कि पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, मतलब सिंपल भाषा में कमर्शियल ट्रांजैक्शन को इज्जत देंगे, बाकी का घर के झगड़े घर पे रखो। हाँ सिमरन जी, हाँ बोलिए। हस्बैंड को वाइफ का प्यार मिल रहा था, और क्या, हस्बैंड को वाइफ का प्यार मिल रहा था, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है ना बेटे, इसकी कोई वैलिडिटी थोड़ी है। हस्बैंड ने वाइफ को क्या बोला, भगवान हम तुमको पैसा देंगे, तो हस्बैंड को वाइफ का क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा, और क्या मिलेगा। बच्चे मतलब खतरनाक होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया पूछ रहे हो, मतलब दिमाग तो चल रहा है, एंड दैट इज गुड, यू शुड आस्क क्वेश्चंस। थर्ड पॉइंट, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विथ इन सर्टन केसेस। लॉ क्या कहता है, देखो लॉ कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट आता है और तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को कोई दूसरा लॉ भी एप्लीकेबल होता है, मैं एग्जांपल लूंगा समझ में आएगा, तो उस दूसरे लॉ में अगर कुछ फॉर्मेलिटीज बताई हुई है कि तुमको ये फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैलिड है अगर तुमने उधर दूसरे लॉ की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट किया। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम इसका एग्जांपल लेंगे लैंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लैंड सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ लैंड, या फिर कह लो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ये ए है और ये बी है, ए की अपनी लैंड है और बी उसको परचेस कर रहा है, परचेसर, परचेस। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, जी हाँ, इसको दो एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, एक अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक, और एक दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये दो एक्ट इसको एप्लीकेबल हो रहे हैं। अब जरा बात को समझना, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जब कभी भी ऐसा कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता है तो तुमको अपने जिस सिटी में तुम रहते हो उस सिटी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में जाना पड़ेगा, उधर इस ट्रांजैक्शन का तुमको नोटिफाई करना पड़ेगा, उधर जाके तुमको एक बकायदा, उसको सेल डीड बोलते हैं, सेल डीड, प्रॉपर्टी का सेल डीड वो बनाना पड़ेगा, उस पर अंगूठा लगाना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, है ना।
और आपको इंडेक्स टू गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। ये सारी चीज होती है फॉर्मेलिटी, आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये किधर लिखा हुआ है? ये इस इमूवेबल के रजिस्ट्रेशन वाले एक्ट में लिखा हुआ है। ये बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखी है, इस एक्ट में लिखी है। तो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा? ये तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आ रहा है और ये इमूवेबल वाले एक्ट में भी आ रहा है। अब उस दूसरे लॉ में जो फॉर्मेलिटी है वो तुमको कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वैलिड माना जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में क्या है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दूसरे एक्ट को भी इज्जत दे रहा है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि वो दूसरे लॉ को फॉलो नहीं करेंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको वैलिड बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बिकॉज सारे लॉ तो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं ना, और सारे लॉ तो साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलजुल कर काम करेंगे। ये उसका एक एग्जाम्पल है। तो लिख दिया इधर इन्होंने कि अगर किसी दूसरे लॉ में कोई फॉर्मेलिटी बोली है तो जब तक तुम उधर के लॉ की फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं करोगे ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल बताया है लॉ ने। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस के एक्ट में लिखा हुआ है LIC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI का लाइफ इंश्योरेंस, आपने बहुत सारे ऐड देखते हो, PNB मेटलाइफ, बजाज फिंसर, बजाज का लाइफ इंश्योरेंस, सब कुछ है। ठीक है ना, बजाज अलियांस का, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जब कभी भी किसी इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनना है ये रिटर्न फॉर्म में होगा, ऐसा ओरल ही नहीं होगा। LIC का बंदा तुमको फोन कर रहा है, भैया एक काम करो तुम सालाना बेसिस पे 5,000 रुपये भेज दो हम तुमको 10 करोड़ की पॉलिसी देते हैं। उसने फोन पे बोल दिया और तुमने भी हाँ बोल दिया और तुमने पैसा भेज दिया, ऐसा ओरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता इंश्योरेंस का। आपको बकायदा पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना होगा, वो डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करे होंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इंश्योरेंस एक्ट में फॉर्मेलिटी लिखी हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तुम, तो इंश्योरेंस एक्ट को भी फॉलो करो, उधर का फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करो, तभी वो इधर भी वैलिड माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉइंट। बताओ इसमें कोई डाउट है आपको इस पॉइंट में? आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक है सर। यस यू हैव अंडरस्टूड। आगे देखिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग बहुत सिंपल है। द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग और इनडेफाइनाइट। सर्टन एंड नॉट वेग का क्या मतलब बेटे, एक एग्जांपल देंगे आपको, बहुत ही बढ़िया। ये यहां पर है चिंटू और यहां पर है भीम। भीम नहीं है, चलो ठीक है, छोटा भीम। ओके, अब छोटे भीम की ना ऑयल की दुकान है, ऑयल की शॉप है, ऑयल शॉप। अब छोटे भीम के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रांड्स हैं। फॉर्चून कंपनी का ऑयल भी ये बेचता है, माजी कंपनी का ऑयल भी ये बेचता है, और कौन सा है, कौन कौन से ब्रांड है भैया? लेट अस से फॉर एग्जांपल आशीर्वाद, इसका आटा नहीं ऑयल भी है, आशीर्वाद कंपनी को ऑयल भी ये बेचता है, और ऐसे XYZ पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स हैं। अब चिंटू छोटे भीम की दुकान पर आता है और चिंटू कहता है मेरे को 5 लीटर ऑयल बाय करना है, छोटा भीम क्या तुम बेचोगे? छोटा भीम कहता है ठीक है मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट होता है। लॉ कहता है अबे चिंटू तू ये तो बता तेरे को कौन सा ऑयल चाहिए, तेरे को फॉर्चून का ऑयल चाहिए, माजी का ऑयल चाहिए, आशीर्वाद का ऑयल चाहिए, कौन से ब्रांड का ऑयल चाहिए? तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब है कि जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन किस चीज़ को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वो जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, हवे में ऐसे बातें करोगे तो ये गलत कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए, A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing certain in order to show what kind of oil was intended for. इसी एग्जाम्पल को बेटा हमने थोड़े से अलग फॉर्म में आपको बताया है।
तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, क्रिस्टल क्लियर बताओ आपको कौन सी चीज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करना है। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, कॉन्ट्रैक्ट वही करो जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। भैया कॉन्ट्रैक्ट वही करो जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल है ना। आपने किसी से वादा करा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, और उसने बोला जा तोड़ के ले क्या चांद तारे, है क्या पॉसिबल उसका कॉन्ट्रैक्ट? इसका परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पर हमेशा हम एक बाबा का एग्जाम्पल लेते हैं और हम उस एग्जाम्पल को वापस रिपीट करेंगे। ये यहाँ पर मोहित है, मोहित है, और यहाँ पर हर्ष है। हर्ष एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। मोहित के पास एक छोटा सा डॉग है और ये डॉग मर चुका है। मोहित अपना डॉग लेके हर्ष के पास जाता है और कहता है बाबा जी कुत्ते को जिंदा कर दो। हर्ष कहता है ओम भट्ट स्वाहा अलग निरंजन। हर्ष उस पर झाड़ू फूक मारता है। हर्ष कहता है मैं इसको जिंदा कर दूंगा लेकिन तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। मोहित बोलता है ये लो जी आपकी दक्षिणा 1 करोड़ रुपए। अब मुझे बताना सोच के, क्या सही में हर्ष उस मरे हुए कुत्ते को जिंदा कर सकता है बाय एनी पॉसिबल मीन्स? आंसर इज नो। तो यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। तो लॉ कहता है आप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करो जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल है। जिसका परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक बार रीड करेंगे और खत्म करेंगे। द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैनॉट बी एनफोर्स्ड। राइट? मतलब इमेजिन करो कि हर्ष तो कुत्ते को जिंदा कर ही नहीं सकता और फिर मोहित बोलेगा हमने तुमको तो 1 करोड़ रुपए दिया था। दोनों में झगड़ा हो गया उधर, और झगड़ा जा रहा है कोर्ट में। लॉ क्या बोलेगा, मतलब जज क्या बोलेगा? अरे जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही गलत है ना। इसलिए लॉ में ये डाल दिया पॉइंट कि जिसका परफॉर्मेंस ही पॉसिबल नहीं है बेटे तुम वो कर ही नहीं सकते। सो यहाँ पर देखिए हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को भी कवर किया है। ये थे वो 5 पॉइंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। दूसरे एक्ट में कोई फॉर्मेलिटी है तो आपने वो भी कंप्लीट करनी चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी वैलिड माना जाएगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग सर्टन होना चाहिए। अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग रखी तो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्मेंस। अगर इम्पॉसिबल है परफॉर्मेंस तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। सो यहाँ पर देखो बेटा, बातों ही बातों में हमने कई सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है और मेनली हमने इसको कवर किया है। अब ये इक्वेशन हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है। गेटिंग दिस पॉइंट? कॉन्ट्रैक्ट का पूरा डेफिनेशन अब हमने कर लिया। हमने एग्रीमेंट कर लिया और एनफोर्सिएबल बाय लॉ के ये पूरे के पूरे 11 पॉइंट्स हमने देख लिए। 6 पॉइंट्स जो सेक्शन 10 ने बताए, 5 ऐसे पॉइंट जो सेक्शन 10 ने नहीं बताए, लेकिन 11 पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी? तो यहीं पर आज तक का सेशन खत्म होता है। अगली चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।